हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th। हम कर रहे थे बेटा सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का और दिस इज सेकंड पार्ट, ए क्लोजर लुक द चोलाज। अब हमें चोलाज का देखना है फ्रॉम उरैयूर टू तंजावुर, उरैयूर से लेकर के तंजावुर तक। हाउ डिड द चोला राइज टू पावर, जो चोला की जो पावर है या वो कैसे किस तरह से पावर में आई। ए माइनर चीफली फैमिली नोन एज द मुटियार हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा। एक जो माइनर यानी कि छोटी सी मुटियार नाम की फैमिली होती थी जो कावेरी डेल्टा में काफ़ी उसके पास जो पावर यानी कि सत्ता होती थी। दे वर सुबॉर्डिनेट टू द पल्लव किंग ऑफ कांचीपुरम, और वो किसके सुबॉर्डिनेट होते थे? पल्लव किंग कांचीपुरम के। विजयालय हु बिलोंग टू द इंसाइंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलास फ्रॉम उरैयूर। विजयालय नाम का जो था विजयालय जो पुरानी फैमिली थी, चीफली मुखिया फैमिली चोलाज की उरैयूर से बिलोंग करता था। कैप्चर द डेल्टा फ्रॉम द मुटियार इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में उसने मुटियारों को हराकर सत्ता अपने मुट्ठी में कर लिया, अपने पास उसके पास सत्ता आ गई थी। जो डेल्टा था उसकी कौन सा डेल्टा? कावेरी डेल्टा। ही बिल्ट द टाउन ऑफ तंजावुर, उसने तंजावुर जो टाउन था वो बनाया और उसने जो है देवी निशम सुदनी का मंदिर भी वहाँ पर बनवाया। उसके बाद जो उसके सक्सेसर थे यानी जो उत्तराधिकारी थे, उसने उनकी किंगडम के साइज को और पावर को और ज़्यादा बढ़ाया। जो नेबरिंग रीजन थे उनको कनकर्ड यानी जीत करके। इसके बाद उसने पांड्या और पल्लव के इलाके साउथ और नॉर्थ में वो भी अपने काफ़ी अंडर कर लिए, अपने किंगडम के पार्ट में उसने मिला लिए। नेक्स्ट देखिए, राजराज फर्स्ट कंसिडर द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर बिकेम किंग इन 1985। जो राजराज फर्स्ट था या राजराज प्रथम था वो पावरफुल चोला का रूलर था 1985 में एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ द एरिया, और उसका ज़्यादातर एरिया के ऊपर कंट्रोल हो गया था। ही ऑल्सो रिकॉग्नाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, उसने जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो अपना उसका प्रशासन था उसका भी दोबारा से गठन किया, यानी दोबारा से उसने उसको भी बनाया। राजराज सन्स राजेंद्र फर्स्ट, राजराज को जो बेटा था राजेंद्र प्रथम, कंटिन्यूड हिज पॉलिसी एंड इवन रेडेड द गंगा वैली, उसने उसी की पॉलिसीज़ को फॉलो किया और गंगा वैली को भी अपने अंडर, श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउदर्न एशिया इनको भी जो है उसने अपने अंडर कर लिया, इनके ऊपर भी अटैक किया। डेवलपिंग ए नेवी फॉर दीज एक्सपेंडेशन, और इसने इसके लिए एक नेवी यानी कि जल सेना उसने बनाई। स्प्लेंडेड टेम्पल एंड ब्रोंज स्कल्पचर, स्प्लेंडेड यानी शानदार मंदिरों के बारे में और ब्रोंज यानी कांस्य की जो मूर्तियाँ कलाएं हैं उसके बारे में अब हमें यहाँ पर देखना है। द बिग टेम्पल, जो बड़े बड़े मंदिर थे तंजावुर का, और गंगई कॉल्ड चोलपुरम, गंगई कौन चोलपुरम के जो मंदिर थे राज और राजेंद्र इन्होंने दोनों ने मिलकर के बनाया, और इसके अंदर आर्किटेक्चर और स्कल्पचर दोनों की ही जो खूबसूरती है उसको देखा जा सकता था, दोनों का ही मिश्रण था। चोला टेम्पल ऑफ्टन बिकम द न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट विच ग्रू अराउंड देम, जो चोला मंदिर उसके अक्सर आसपास जो बस्तियां विकसित हो जाती थी ये उनके केंद्र में आ गए थे, सेंटर में आ गए थे। दीज वर सेंटर ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन, यहाँ जो क्राफ्ट यानी कि जो शिल्प उत्पादन जो कलाकारियाँ हैं वहाँ भी उनका भी जो है काफ़ी प्रोडक्शन होता था। टेम्पल वर आल्सो इंडोर्ड विद लैंड बाय रूलर एज वेल एज बाय द अदर, और जो टेम्पल है वो रूलर की और तो जो बाकी ज़मीन देते थे उनके ऊपर जो है काफ़ी फल फूल रहे थे, काफ़ी संपन्न हो गए थे जो लोग ज़मीन दे देते थे या जो रूलर दे देता था। द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड, और जो मंदिर की ज़मीन के ऊपर प्रोड्यूस होता था यानी जो भी प्रोडक्शन उनके यहाँ होता था, वेंट इनटू मेंटेनिंग ऑल स्पेशलिस्ट हु वर्क एट टेम्पल एंड ऑफ्टन लिव नियर इट, तो अक्सर जो है इनके जो मेंटेन करने वाले होते थे या इसके लिए जो वर्क करते थे उनके ऊपर खर्च कर दिया जाता। कौन? जैसे कि प्रिस्ट हो गया, पादरी के जहाँ कहेंगे जिसको, गार्लैंड मेकर माला बनाने वाला, कुक, स्वीपर, म्यूजिशियन, डांसर, ये सब इसके अंदर आते थे। इन अदर वर्ड टेम्पल वर नॉट ओनली प्लेस ऑफ वर्शिप, यहाँ सिर्फ पूजा नहीं होती थी बल्कि तो हब बन गए थे सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ का भी मिश्रण यहाँ पर देखने को मिलता था। अमंगस्ट द क्राफ्ट एसोसिएटेड विद टेम्पल द मेकिंग ऑफ ब्रोंज इमेज वाज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव, और सबसे यहाँ पर जो खूबसूरती थी किस चीज़ की देखी जा सकती थी उस समय की, ब्रोंज इमेजेस यानी जो कांस्य की मूर्तियाँ बनी जाती थी वो काफ़ी जो वर्ल्ड है उसके अंदर फाइनेंस यानी कि सबसे बढ़िया या उत्तम किस्म की कंसिडर की जाती थी। वाइल मोस्ट इमेजेस वर ऑफ डाइटीज, जबकि सबसे ज़्यादा जो इस समय पर बनी थी जो मूर्तियाँ वो देवी देवताओं की होती थी और कभी कभार जो है डिवोटी यानी भक्त की भी मिल जाती थी। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर और इरिगेशन का।
Many of the achievement of the Cholas were made possible through the new development in agriculture. Agriculture में काफ़ी development तो पहले ही हो चुका था. Notice that river Kaveri branches off into several small channels before emptying into the Bay of Bengal. जो कावेरी है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, उससे पहले उसके कई सारे चैनल डिवाइड हो चुके थे. चैनल यानी शाखाएं उसकी बन चुकी थी. दी चैनल ओवरफ्लो फ्रिक्वेंटली, जो काफ़ी ओवरफ्लो यानी पानी उनमें होता था. और जो है ज़मीन के किनारे हैं बैंक्स उनको फर्टाइल बनाते थे, मिट्टी लाते थे. और जो वाटर था, वाटर फ्रॉम द चैनल्स आल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी मॉइस्चर ऑफ एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली कल्टीवेशन ऑफ राइस. और जो वाटर चैनल्स यानी कि जो चैनल्स के जरिए जो पानी मिलता था वो ज़मीन में मॉइस्चर बनाए रखने के लिए काफ़ी था. और वहाँ पर जो राइस की जो खेती करते थे, एग्रीकल्चर वो करते थे, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था कल्टीवेशन के लिए. Although agriculture had developed earlier in the other part of Tamil Nadu, it was only from 5th and 6th century that this area was open for large scale cultivation. 5th और 6th century में जो बहुत बड़े लेवल पर एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया था लोगों ने. Forest had to be cleared in some region, land had to be leveled in other area. यहाँ पर जंगलों को साफ किया गया, एरिया को जो समतल यानी बराबर किया गया. In the delta region, embankment had to build to prevent flooded and canals had to be constructed to carry water to the field. और यहाँ पर जो इस डेल्टा के अंदर है तटबंध बनाए गए पानी को रोकने के लिए और पानी को जो आगे तक पहुँचाने के लिए कैनाल्स यानी नहरें भी यहाँ पर बनाई गई थी. इन मैनी एरिया 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन ईयर. कई एरिया में तो जो है एक साल में 2 फसलें भी एक साथ लेना लोगों ने शुरू कर दिया था. इन मैनी केसेस इट वाज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप आर्टिफिशियली. कई जगह पर जो सिंचाई वो कृत्रिम रूप से भी की जाने लगी. ए वैरायटी ऑफ मेथड वर यूज फॉर इरीगेशन यानी सिंचाई के कई सारी तकनीकियाँ पद्धतियाँ अपनाई गई थी. जैसे कि इन स्मॉल एरिया वेल्स वर्डक जो है वहाँ पर वेल्स यानी कुएं खोदे गए. इन अदर प्लेसेज हुज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर को इकट्ठा करना. हम क्या देखते हैं कि इरिगेशन वर्क रिक्वायर प्लानिंग. इरिगेशन के वर्क के लिए प्रॉपर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग होती है. लेबर रिसोर्स मेंटेन दिस वर्क एंड डिसाइडिंग हाउ वाटर इज टू बी शेयर्ड. और पानी को कहाँ कितना शेयर किया जाना है इसके लिए एक प्रॉपर पूरी प्लानिंग वो लोग रखते थे. और इस प्लानिंग के अंदर जो रूलर होता है वो भी शामिल होता था एक्टिवली. और साथ में जो विलेजर्स होते थे गाँव में रहने वाले वो भी इसके अंदर काफ़ी दिलचस्पी दिखाते थे. यानी दोनों मिलकर इसके लिए काम करते थे. अब है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर. यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था देखिए. सेटलमेंट ऑफ पीजेंट नोन एज उर. यहाँ पर जो बस्तियाँ, सेटलमेंट यानी बस्तियाँ हैं किसानों की, उसको उर बोला जाता था. बिकम प्रॉस्परस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर. जो है काफ़ी समृद्ध हो गई थी. यहाँ पर जो सिंचाई होती थी वो काफ़ी बढ़िया थी, उसके कारण काफ़ी प्रॉस्परस हो चुकी थी. ग्रुप ऑफ सच पीपल फॉर्म लार्ज यूनिट कॉल्ड नाडू. और जो ऐसे ग्रुप यानी कि जो किसानों ये बस गाँवों के समूह थे इसको नाडू कहा जाता था. यानी कि जो किसानों की बस्तियां हैं उसको उर कहा जाता था और गाँव के समूह को नाडू कहा जाता था. द विलेज काउंसिल इन द नाडू यानी कि जो ग्राम अपने जो गांव का विलेज काउंसिल का मतलब ग्राम जो परिषद थी और जो नाडू, ये दोनों एडमिनिस्ट्रेशन के काम में जो है काम करते थे. और जिसमें जस्टिस में और इसका न्याय करने का काम होता था और दूसरा इनका कलेक्टिव टैक्सेस और टैक्स को इकट्ठा करने का काम होता था. रिच पीजेंट ऑफ द वेलेला कास्ट. जो वेलेला कास्ट के रिच पीजेंट थे वो एक्सरसाइज कंसिडर कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ नाडू. उन्होंने नाडू के काम के ऊपर काफ़ी कंट्रोल कर लिया था. किसके सुपरविजन में? सेंट्रल चोला गवर्नमेंट के सुपरविजन में. द चोला किंग हैव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल लाइक मोविंद वेलम और अरियार. और जो इनके रिस्पेक्ट में जो है इन लोगों को रिस्पेक्ट में यानी कि रिच पीजेंट को जो इनके मालिक होते किंग होते थे उन्होंने इसको मोवेंद वेलम अरियार इस तरह के, अरियार यानी जो चीफ होता है, इस तरह के टाइटल इन लोगों को दिए जाते थे. और देम विद इम्पोर्टेंट ऑफिसेज एज द स्टेट एट द सेंटर. और कई इनको जो है काफ़ी राजकीय महत्वपूर्ण केंद्र की ओर स्टेट के जो है सेंटर के स्टेट के कई जो पद भी सौंपे जाते थे. ऑफिसेज यानी जो सरकार की तरफ से कहें राजा की तरफ से इनको काफ़ी इम्पोर्टेंट पद भी इनको दिए जाते थे. नेक्स्ट देखिए. वी हैव सीन द ब्राह्मणाज ऑफ्टन रिसीव लैंड ग्रांट या ब्रह्मदयास. हमें पता है कि जैसे ब्राह्मणों को काफ़ी ज़मीनें मिलती थी. एज ए रिजल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मणा सेटलमेंट एम्बर्स इन द कावेरी वैली एज इन अदर पार्ट ऑफ साउथ इंडिया. जिससे कि काफ़ी बस्तियां बन गई थी ब्राह्मणों की भी कावेरी वैली में और अदर इंडिया में भी. कौन से में? साउथर्न पार्ट में.
ईच ब्रह्मदेया वाज लुक आफ्टर बाई एन असेंबली और सभा प्रोमिनेंट ब्राह्मणा लैंड होल्डर। जो प्रोमिनेंट यानी जो प्रमुख लैंड होल्डर होते थे ब्राह्मणों की, वो इनको क्या करते थे, इनकी देखरेख करते थे। दीज असेंबलीज वर्कड वर एफिशिएंटली, काफ़ी प्रभावी तरीके से अपना काम करती थी। देयर डिसीजन वर रिकॉर्डेड इन डिटेल इंस्क्रिप्शन, और इनके जो डिसीजंस होते थे वो इंस्क्रिप्शन पर लिखे जाते थे, और कई बार जो है स्टोन वॉल ऑफ टेम्पल, जो दीवार होती थी टेम्पल की, उसके ऊपर भी लिखे जाते थे। एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर नोन एज नगरम, जो ट्रेडर की एसोसिएशन थी उसको नगरम कहा जाता था, जो कि परफॉर्म करती थी एडमिनिस्ट्रेटिव के जो काम होते थे टाउन में, वहां पर वो परफॉर्म करती थी, उसकी फंक्शनिंग को देखती थी। इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तर मेरूर इन चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट, जो तमिलनाडु है उसके उत्तर मेरूर में चिंगलपुट में जो प्रोवाइड डिटेल इन वे इन द विच द सभा वाज ऑर्गेनाइज, वहां से हमें ये देखने को मिलता है एक इंस्क्रिप्शन से, अभिलेख से, कि ये सभाएं किस तरह से ऑर्गेनाइज थी। द सभा हैड सेपरेट कमेटी टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क्स, गार्डन्स, टेम्पल्स, और जो सभाएं हैं उनकी कमेटियां बनी होती थी जो अलग अलग काम देखती थी, जैसे इरिगेशन का, गार्डन का, टेम्पल का। नेम ऑफ दोज एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ दिस कमेटी वर रिटन ऑन स्मॉल टिकट ऑफ पाम लीव। पाम लीव के ऊपर जो एलिजिबल मेंबर होते थे कमेटी के, उनके नाम लिख दिए जाते थे। दिस टिकट वर पुट इनटू ऑन अर्थनवेयर पोर्ट, और एक पोर्ट के अंदर उन टिकट को डाल दिया जाता था। फ्रॉम विच ए यंग बॉय, यानी सबसे छोटा जो लड़का कमेटी के अंदर या जो उनके मेंबर होते थे उनमें से, फैमिली में से, उससे एक एक करके जो है टिकट निकाला जाता था। टिकट निकालने के लिए बोला जाता था ताकि जो समिति के मेंबर्स हैं उनको सिलेक्ट किया जा सके। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है बेटा। ओके।